सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। सो आइए हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो मैं आज उसको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो एलिफैटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है या बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो एलिफैटिक का मतलब है कि वो एक चेन होगी, जैसे ऐसे कार्बन कार्बन तो COOH। और एरोमेटिक का मतलब है कि जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है, उसके मतलब डेरिवेटिव्स हो गए या फिर उसके और मैं सब्सटीट्यूशन लगा दूँ तो और तरीके के मुझे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स मिल सकते हैं। ये जो वर्ड है ये बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप से डिराइव होकर आया है। पहला तो हो गया कार्बोनाइल और दूसरा हो गया हाइड्रोक्साइल, क्योंकि जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक कार्बोनाइल का पार्ट है और एक हाइड्रोक्साइल का पार्ट है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं कार्बोक्साइलिक एसिड। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का होगा, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो मतलब एक COOH ग्रुप होगा, डाई में 2 COOH ग्रुप होंगे और ट्राई में 3 COOH ग्रुप होंगे। ठीक है, तो मोनो के एग्जांपल्स जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड। डाई में हो गया ऑक्सैलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, एडिपिक एसिड, फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड। ये थोड़े आपको याद रखने चाहिए क्योंकि कई बार इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ट्राई का एक एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये सिट्रिक एसिड बेसिकली वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे आपका हो गया ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया, इनमें थोड़ा सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज कि जो एलिफैटिक कार्बोक्साइलिक एसिड्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला ये होता है। तो आप कोई भी एलिफैटिक जैसे CH3COOH, ये एक हमारी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर आप देखेंगे तो CN मतलब क्या हो गया, पहले तो COOH आप अलग निकाल दो, तो COOH मैंने अलग निकाल दिया। अब CN मतलब N यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, अब 2 आएगा नीचे, N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और वही मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। तो देखिए जो ये मेरा स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें जो मेरा कार्बन है ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो ये कार्बोनाइल वाला कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं पता तो मैं ज़रूर इस पर अभी केमिकल बॉन्डिंग का जब चैप्टर आएगा तो मैं डिस्कस करूँगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तब तक के लिए आप याद कर लीजिए कि sp2 की 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। और जैसे मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड से हम निकालते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड हो सारे या सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया हमारा, ये मेरा वाटर का स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, तो 1 2 3 4 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। 4 कैसे आया, 3 p ऑर्बिटल और एक s का, तो 3 + 1 4 और यहाँ पर भी 4 बॉन्ड्स थे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। नेक्स्ट इज़ कि जो CO बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो COOH, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसकी बात कर रही हूँ मैं, OH वाले के साथ जो CO की बॉन्ड लेंथ है ये, और जो नॉर्मल इथेनॉल में CO जैसे CH3 CH2OH, इसमें जो COOH वाला जो ये वाली बॉन्ड होती है, तो ये दोनों में फ़र्क होता है क्योंकि इसकी जो CO ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये कम होती है कंपेयर टू इथेनॉल वाली COOH बॉन्ड से। और इसका रीज़न क्या है, रेजोनेंस। सो रेजोनेंस में बेसिकली क्या होता है ना, जब हमारा कार्बोक्साइलिक एसिड के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए इस तरीके से बॉन्ड की शिफ्ट होती है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन मेरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। उससे क्या होता है कि मेरा कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर मेरा OH ग्रुप है।
फिर क्या होगा, अब कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया है, मतलब वो खाली हो गया है, उसके पास एक ऑर्बिटल। तो मेरा ऑक्सीजन क्या करेगा, वो यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि फिर से कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो देखिए ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये मेरा O हो गया और ये मेरा OH हो गया। तो यहाँ पर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज फैलता है पूरे इस पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे मेरे ऑक्टेट हैं वो सब कंप्लीट होते हैं और ऊपर से यहाँ पर जो चार्ज आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो पोलैरिटी आती है हमारे स्ट्रक्चर में, उससे भी कई बार स्टेबिलिटी आती है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। और जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है ये लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है किसका, कार्बन का। तो हमारे वही स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ऑक्टेट हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो ये हमने बात करी आज अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो इसमें बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देखा, कितने तरीके की एसिड्स होती हैं वो देखा, और हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग कैसी होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की और उनकी प्रिपरेशंस की। सो देखते रहिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।